कश्मीर, साइज, अरब ऑफ मुल्तान, अरब ऑफ मंसूरा, अनारता, राष्ट्रकूताज, उत्कल, पालाज, पहाड़पुर, कुमारपुरा, ऐसे बहुत सारे चीज आपको यहाँ पर लिखे हुए दिख रहे हैं जो आप लोग स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से देख रहे हैं। यह भारत का नक्शा है, भारत का मानचित्र है, भारत का मैप है, जहां पर अलग अलग जो शब्द हैं वो लिखे गए हुए हैं। और यही सारा जो शब्द है अब आपका नए अध्याय का जो मैं अब शुरू करने जा रहा हूं उसका आधार है, क्योंकि आप लोग जिस क्लास में हैं, क्लास 7 में हैं, क्लास 7 में एसएसटी का अध्याय संख्या 2 जो कि इतिहास के अंतर्गत आता है, उसमें आपको इन्हीं सारे चीजों के बारे में पढ़ना है। उसमें आपको किंग और किंगडम के बारे में, यानी कि राजा और साम्राज्य के बारे में पढ़ने हैं। न्यू किंग और न्यू किंगडम की जानकारी आप लोगों को लेनी है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन सारे चीजों की जो आप लोगों को इस अध्याय के अंतर्गत करना है। यानी कि आप जिस बोर्ड के अंतर्गत पढ़ाई कर रहे हैं, पब्लिक स्कूल बोर्ड ऑफ इंडिया, उसके पाठ्यक्रम के अनुसार, पीएसबीआई के पाठ्यक्रम के अनुसार यह आपके चैप्टर का, यानी कि यह आपके क्लास के एसएसटी का दूसरा चैप्टर है, जहां पर हम लोग बात करेंगे न्यू किंग एंड किंगडम्स की, यानी कि नए राजाओं और उनके साम्राज्यों की बात होगी जो आप लोगों को इतिहास के अंतर्गत एसएसटी के तहत पढ़ना है। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे न्यू किंग एंड किंगडम्स की, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग आते हैं चैप्टर 2 में, और मैं द मोहित श्रीवास्तव आप सभी लोगों को एसएसटी पढ़ाता हूं। तो अब आगे बढ़ते हैं और इस अध्याय को आगे बढ़ाते हुए अब बात करते हैं वो सारी बातें जो आप लोगों को इसमें अपने पाठ्यक्रम के अनुसार, अपने पुस्तक के अनुसार करनी है। तो यहां पर लिखा हुआ क्या है, यहां पर चैप्टर नंबर 2 जो है वो न्यू किंग एंड किंगडम है, यानी कि यहां पर आपको नए राजाओं के बारे में और उनके साम्राज्यों के बारे में पढ़ना है विथ रेस्पेक्ट टू इंडिया, यानी कि अपने देश के परिप्रेक्ष्य में। तो यहां पर की हाईलाइट, यानी कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको कौन कौन सी जानकारी बड़े स्तर पर प्राप्त होगी, तो वो 5 पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है जो प्रकाशक बता रहा है, जो लेखक बता रहा है कि आप यह चैप्टर पढ़ लेंगे तो आपको इन सारे चीजों के बारे में बड़े स्तर पर जानकारी होगी। यानी कि न्यू किंग एंड किंगडम को मेजरली, यानी कि मुख्यतः इन 5 भागों में डिवाइड किया गया हुआ है, इन 5 खंडों में डिवाइड किया गया हुआ है आपको जानकारी देने के लिए। पहला है मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट बिटवीन 700 टू 1200 एडी, 700 से लेकर 1200 एडी तक, मतलब इस काल के दौरान, इस वर्ष के दौरान कौन कौन से बड़े पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुए, कौन कौन से बड़े राजनीतिक विकास हुए भारत के परिप्रेक्ष्य में, इसकी जानकारी आप लोग को मिलेगी इस अध्याय को पढ़ने के बाद। ट्राइपार्टाइट स्ट्रेंथ, जो 3 पार्टियों के बीच में, यानी कि 3 राजा हो गए या फिर अलग अलग चीज, जो 3 पार्टियों के बीच में जो चीजें चलती है उसका क्या फायदा है, उसकी क्या स्ट्रेंथ है, या फिर उसके और भी कौन कौन से पहलू हैं, इन सारे चीजों की भी बात इस अध्याय में करी जाएगी। तुर्को अफगान इन्वेजन, यहां पर हम लोग तुर्क और अफगान वाले इन्वेजन, अतिक्रमण, ये सारे चीज, आक्रमण, इन सारे चीजों की भी बात करेंगे भारत के परिप्रेक्ष्य में। और हम लोग बात करेंगे दक्षिण के डायनेस्टी की, दक्षिण के वंश की, यानी कि डायनेस्टीज ऑफ द साउथ की भी बात होगी। भारत के दक्षिण में कौन कौन से डायनेस्टीज वगैरह कार्य कर रहे थे उस समय, इसकी भी बात होगी। और हम लोग चोला के तौर पर एक केस स्टडी, यानी कि केस स्टडी के तौर पर चोला डायनेस्टी की बात करेंगे, यानी कि यहां पर चोलाज के बारे में भी आप लोगों को जानकारी मिलेगी। चोला एक डायनेस्टी है। हम लोग आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे कि आखिर चोला का मतलब क्या होता है। यानी कि आप लोग इस अध्याय को पढ़ने के बाद मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट बिटवीन 700 टू 1200 एडी के बारे में जान सकेंगे। ट्राइपार्टाइट स्ट्रेंथ की जानकारी मिलेगी। चोला केस स्टडी, यहां पर केस स्टडी के तौर पे चोलाज के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तुर्को अफगान इन्वेजन के बारे में आप लोग जानकार बनेंगे और डायनेस्टीज ऑफ द साउथ की जानकारी आप लोगों को, का नॉलेज आप लोगों को मिलेगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और
अभी हम लोग पृष्ठ संख्या 13 पर हैं, जहां से यह अध्याय शुरू हुआ है। यह आप लोगों को स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से दिख ही रहा है, इसको और आप अपने पुस्तक में भी देख सकते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है लेट्स स्टार्ट विथ, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, एक बच्चा है और यह इसका पिता है, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है हाय डैड कैन यू हेल्प मी मेक अ फैमिली ट्री। यह बच्चा अपने पिता से कह रहा है कि क्या आप मेरी मदद करोगे, क्या मेरी एक सहायता करोगे अपना फैमिली ट्री बनाने में, यानी कि अपना वंशावली बनाने में, यानी कि हमारे ऊपर आप ऐसे ऐसे करके ऊपर के जितने भी लोग हैं, हमारे नीचे के जितने भी लोग हैं, मतलब एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, एक टाइमलाइन के अनुसार क्या आप मेरी सहायता करोगे कि कौन कौन से हमारे पूर्वज कैसे कैसे आए, उनके बाद कौन आया, उनके बाद कौन आया। एक फैमिली ट्री बनाने की बात यह बच्चा अपने पिता से कर रहा है, कह रहा है। तो इसके पिता का क्या रिप्लाई आता है, क्या उत्तर आता है कि ऑफ कोर्स, बिल्कुल बिल्कुल मैं करूंगा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। आई विल टेल यू नो अबाउट एवरीवन इन द फैमिली, मैं तुम्हें बताऊंगा और जानकारी दूंगा अपने परिवार के हर सदस्य के बारे में, जिसकी जिसकी जानकारी मुझे है। एंड मेक यू अंडरस्टैंड हाउ ईच ऑफ देम इज रिलेटेड टू अस, और मैं तुम्हें यह समझाऊंगा कि ये सब जो है हम लोगों से कैसे जुड़े हुए हैं, इनका संबंध क्या है। यानी कि एक बच्चा कहता है कि मुझे फैमिली ट्री बनाना है, क्या आप मेरी मदद करोगे अपने पिता से। तो पिता कहते हैं कि हाँ बिल्कुल करूंगा, मैं तुम्हें सारे लोगों के बारे में बताऊंगा और उनसे कैसा क्या संबंध है इसके बारे में भी बताऊंगा। तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन इंडिया एंड आउटलाइन, यानी कि अब हम लोग बात करेंगे पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन इंडिया के बारे में, यानी कि भारत में कौन कौन से पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुए, कौन कौन से मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुए, कौन कौन से मेजर यानी कि मुख्य राजनीतिक विकास हुए, कब से कब, तो 700 टू 1200 एडी के दौरान। अब उसकी बात करेंगे हम लोग। उससे पहले आप लोग यह चित्र फिर से देख लें जो हम लोगों ने पहले देखा था। यहाँ पर तोमाराज लिखा हुआ है, यहाँ पर कहीं पर पांड्याज लिखा हुआ है, कहीं पर पालाज लिखा हुआ है, कहीं पर गुज्जर प्रतिहाराज लिखा हुआ है। इन्हीं सारी चीजों की बात करी जाएगी। यह चित्र हम लोगों ने पहले भी देखा था, यहाँ पर भी आप यह चित्र देख सकते हैं पृष्ठ संख्या 13 पर। तो लिखा हुआ है, पहला पॉइंट है इस अध्याय में पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन इंडिया। अब हम लोग बात करेंगे भारत में पॉलिटिकल डेवलपमेंट की, भारत में राजनीतिक विकास की। कब के समय का, तो 700 से लेके 1200 एडी का। आफ्टर किंग हर्षवर्धन डेथ इन एडी 647 हिज वास्ट किंगडम बिगेन टू डिसइंटीग्रेट। जब हर्षवर्धन, एक राजा हर्षवर्धन का मृत्यु हो जाता है वर्ष 647 एडी में, तब उसका जो बड़ा साम्राज्य है वो डिसइंटीग्रेट होने लगता है, यानी कि टूटने लगता है। Eventually, it led to the rise of the number of small kingdom in northern India between AD 800 to 1200। और इसके फल स्वरूप या फिर इसका फल क्या मिलता है, जो हर्षवर्धन का किंगडम है, जो हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद वर्ष 647 एडी में हर्षवर्धन का मृत्यु हो जाता है, उसके बाद जो उसका बड़ा सा किंगडम होता है, बड़ा सा साम्राज्य होता है, वो टूट जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है। तो उसके फलस्वरूप क्या नतीजा निकलता है कि बहुत सारे अलग अलग जो किंगडम है, जो अलग अलग लोग हैं, वो अपना अपना छोटे छोटे जगह पे अपना अपना या फिर अपने अपने हिसाब से अपना अपना साम्राज्य स्थापित कर लेते हैं और उसे चलाते हैं। और ये सब बेसिकली जो है भारत के उस समय के नॉर्दर्न पार्ट यानी कि उत्तरी हिस्से में हुआ था। और इसका काल है, इसका समय काल है 800 से लेकर 1200 एडी, यानी कि 800 से 1200 एडी के बीच में। हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद, जो 647 में हुआ था, उसके मृत्यु के बाद बहुत सारे अलग अलग लोगों ने अपना अपना साम्राज्य बनाया और अपने अपने को राजा घोषित किया। Subsequently, numerous new features emerged in the country's social, economical, political and cultural life। और इसके फलस्वरूप क्या हुआ या फिर इसका नतीजा क्या निकला कि बहुत सारे अलग अलग सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सभ्यता वाला अलग अलग जो जीवन शैली है वो हमारे देश में बेसिकली नॉर्दर्न इंडिया में देखने को मिला। क्योंकि हर राजा का अपना तरीका, हर राजा का अपना सोशल सेटअप, अपना इकोनॉमिक सेटअप, अपना पॉलिटिकल सेटअप, अपना कल्चरल सेटअप होता था। उसके हिसाब से वहां के लोग जो हैं उस हिसाब से चलते थे।
तो जितना ज्यादा राजा उतने ज्यादा साम्राज्य और उतना ज्यादा जीवन जीने का तरीका। तो ये सारी चीजें जो हैं ये होती गई, यानी कि हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद बहुत सारे अलग अलग साम्राज्यों की स्थापना हुई और हर साम्राज्य का अपना इकोसिस्टम हुआ करता था, हर साम्राज्य का अपना जो है एक अलग तरीका तौर तरीका हुआ करता था, चाहे वो आर्थिक तौर तरीके की बात करें, सामाजिक तौर तरीके की बात करें, राजनीतिक तौर तरीके की बात करें या फिर कल्चरल यानी कि सभ्यता वाले रीति रिवाज वाले तौर तरीके की बात करें। आगे ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल फॉर सुपरमेसी ओवर कन्नौज। अब हम लोग बात करेंगे, कन्नौज एक जगह है जो कि अभी भारत देश के उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में कन्नौज है, लेकिन उस समय चूंकि ये नॉर्दर्न इंडिया की बात हो रही है और बात हो रही है 800 to 1200 AD, तो इसको बस इतना मानकर चले कि यह उसी नॉर्दर्न इंडिया की बात हो रही है जहां पर अलग अलग साम्राज्यों की स्थापना हुई थी, उसी में से एक जगह है कन्नौज। अब कन्नौज में हम लोग देखेंगे, बात करेंगे कि यहाँ पर जो तीन राजाओं में, तीन साम्राज्यों में जो स्ट्रगल हुआ कि कन्नौज को कैसे अपने नियंत्रण में रखा जाए उसकी बात करेंगे। ट्राइपार्टाइट का मतलब होता है, ट्राई का मतलब तीन होता है, पार्टाइट का, पार्टी का मतलब तीन पार्टी हो गया, तीन पार्टियों के बीच में जो स्ट्रगल है, जो खींचतान है ताकि वो कन्नौज पर अपना नियंत्रण रख सके, अब उसी की बात करेंगे। यानी कि कन्नौज के लिए तीन लोगों के बीच में, तीन साम्राज्यों के बीच में, तीन राजाओं के बीच में लड़ाई, अब इसी की बात करेंगे। लिखा हुआ है कन्नौज वाज द सेंटर ऑफ ऑल द पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन नॉर्दर्न इंडिया ड्यूरिंग द लॉन्ग रेन ऑफ किंग हर्षवर्धन। जब हर्षवर्धन का एक लंबा शासनकाल हुआ करता था, जब राजा हर्षवर्धन थे, तो यही जो जगह था कन्नौज जो था वो एक सेंटर था, वो एक केंद्र बिंदु था जहां से वो अपने साम्राज्यों को, वो अपने पूरे क्षेत्र को नियंत्रण करते थे, नियंत्रित करते थे। यानी कि कन्नौज जो था वो पॉलिटिकल डेवलपमेंट का नॉर्दर्न इंडिया में एक बहुत बड़ा केंद्र था, या फिर कहें तो एक केंद्र था जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में था। यानी कि हर्षवर्धन के लंबे से शासनकाल में कन्नौज जो था वो एपिक सेंटर था, यानी कि मुख्य केंद्र था जहां से वो अपना पॉलिटिकल डेवलपमेंट किया करते थे अपने क्षेत्र में, यानी कि नॉर्दर्न इंडिया में। अब हम लोग पृष्ठ संख्या 13 से आते हैं पृष्ठ संख्या 14 पर। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है, आगे यहां पर पहले यहां पर जो लिखा हुआ है, कन्नौज वाज द सेंटर ऑफ ऑल द पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन नॉर्दर्न इंडिया ड्यूरिंग द लॉन्ग रेन ऑफ किंग हर्षवर्धन। ठीक है, द मोस्ट सिग्निफिकेंट रीजन, अब इसके पीछे जो सबसे बेहतरीन या फिर कहें तो सबसे वैसा कारण, जो इसके पीछे जो सबसे ज्यादा तर्क रखता है वो ये है कि यहां पर लिखा हुआ है द मोस्ट सिग्निफिकेंट रीजन कुड हैव बीन इट्स लोकेशन नियर द रिवर गंगा। इसका मुख्य जो सबसे मुख्य कारण वो हो सकता है या वो है कि ये गंगा नदी के तट पर बसा हुआ शहर है। गंगा नदी के तट पर बसा हुआ कन्नौज जो है वो ऐसा शहर है, या फिर गंगा नदी के तट पर बसे होने के कारण से यह जो है उस समय का, यानी कि किंग हर्षवर्धन के समय का, राजा हर्षवर्धन के समय का एपिक सेंटर हुआ करता था, जहां से पूरे साम्राज्य को वो नियंत्रित करते थे। दिस फैक्ट प्रूव्ड टू बी द एडवांटेजियस एज फार एज ट्रेड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर वेयर कंसर्न। अब ये जो चीजें हैं, चूंकि नदी है, उस समय तो हवाई जहाज था नहीं, उस समय तो ट्रेन था नहीं, उस समय तो बसेज वगैरह थे नहीं, तो ये सारी चीजें नहीं थी। तो उस समय जो पानी वाला जो रास्ता है, जो नाव वाला जो रास्ता है, जो पानी वाला जो रास्ता है, वही सबसे बड़ा वे ऑफ ट्रांसपोर्ट हुआ करता था, यानी कि यातायात का साधन हुआ करता था। तो यही एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण से नदी के बगल में बसने वाले शहर जो हैं उस समय ज्यादा विकसित हुआ करते थे, चाहे वो अलग अलग हम शहरों की बात करें। चूंकि यहाँ पर कन्नौज की बात कर रहे हैं और कन्नौज भी नदी के बगल में ही था, गंगा नदी के बगल में। और इससे अगर हम लोग बात करें तो व्यापार की बात हो, संसाधन की बात हो, एग्रीकल्चर की बात हो, कृषि की बात हो, ये सब जो है इस नदी के कारण से और ज्यादा लाभदायक या फिर और ज्यादा फ्रूटफुल हो जाता है। इवन आफ्टर किंग हर्षवर्धन डेथ, Kannauj continued to be the important for different ruling dynasties, and its possession was considered to be the immensely beneficial, resulting in a long series of battle between the
गुज्जर प्रतिहार राष्ट्रकूटाज एंड पालाज फॉर द कंट्रोल ओवर द सेंट्रल गैंगेज वैली इन जनरल एंड कन्नौज इन पार्टिकुलर। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, किंग हर्षवर्धन यानी कि राजा हर्षवर्धन तो अपना यह केंद्र बनाए ही हुए थे जहां से सारी चीजों को ये नियंत्रित करते थे, कंट्रोल करते थे। लेकिन जब हर्षवर्धन का मृत्यु हो गया, हर्षवर्धन के डेथ के बाद जब अलग अलग साम्राज्य जो है, अलग अलग राजाओं ने अपना अपना साम्राज्य स्थापित किया, जैसा हम लोगों ने पहले देखा है, पहले बात की है, तो उस समय भी चूंकि हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई तो जो भी अलग अलग साम्राज्य थे उन सब ने भी अपने आप को कन्नौज में अपने केंद्र को बनाने का प्रयास किया। उसके लिए उन लोगों ने लड़ाई लड़ी, यानी कि जो अलग अलग डायनेस्टीज टूटते गए, जो अलग अलग डायनेस्टीज बनते गए, अलग अलग जो साम्राज्य बनता चला गया, अलग अलग जो किंगडम बनता चला गया, उसके किंग जो है वो चाहते थे कि मैं अपने कन्नौज पे, मैं इस कन्नौज पर नियंत्रित या फिर नियंत्रण रखूं, जिसमें से तीन बड़े किंगडम, तीन बड़े साम्राज्यों ने, तीन बड़े पार्टियों ने इस पर विशेष रूप से लड़ाई लड़ी ताकि वो अपना नियंत्रण यहां पर रख सके। वो जो तीन बड़े साम्राज्य हैं वो है एक गुज्जर प्रतिहाराज, एक राष्ट्रकूटाज और एक पालाज। इनने इस गैंगेज वैली यानी कि इस मध्य गंगा वैली में अपना नियंत्रण रखा। अगर हम इन जनरल बोले तो इस गंगा वाले पूरे क्षेत्र को नियंत्रित करना चाहा, और पार्टिकुलरली बोले तो इन्होंने भी कन्नौज को नियंत्रित करना चाहा, कन्नौज को अपना सेंटर बनाना चाहा, ताकि पहले हम लोगों ने देख लिया कि कन्नौज के क्या क्या फायदे हैं। यानी कि हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद भी कन्नौज की लालच लोगों के से गई नहीं, क्योंकि कन्नौज का अपना फायदा था। अलग अलग डायनेस्टी जो स्थापित हुए, जो हम लोगों ने पहले बात की, उन लोगों ने कन्नौज को पर अपना नियंत्रण बनाए रखना चाहा या फिर अपने आप को कन्नौज पर स्थापित करना चाहा, जिसके कारण से तीन बड़े पार्टी की बात करें, तीन बड़े किंगडम की बात करें, गुज्जर प्रतिहाराज, राष्ट्रकूटाज और पालाज, इन तीनों ने लड़ाई लड़ी आपस में ताकि वो इस सेंट्रल गंगेज वैली को या फिर कहें तो कन्नौज को नियंत्रित कर सके। दिस फाइट वाज essential aimed at securing supreme position on the political scene of north and central India is known as tripartite struggle since it mainly involved three party। और यह इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यह लड़ाई इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता था क्योंकि इससे नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया यानी कि उत्तरी और मध्य भारत पर नियंत्रण करना, पर अपना राजनीतिक वर्चस्व को और ज्यादा बनाना, राजनीतिक वर्चस्व को स्थापित करना आसान हो जाता था, क्योंकि अगर कन्नौज पर नियंत्रण है तो वहां से मध्य भारत और उत्तर भारत को सही तरीके से नियंत्रित किया जा सकता था। और चूंकि यहां पर जो हम लोगों ने पहले देखा है, चूंकि यहां पर तीन पार्टीज इन्वॉल्व हैं, गुज्जर प्रतिहाराज, राष्ट्रकूटाज और पालाज, इसी के कारण से तीन पार्टी के स्ट्रगल के कारण से इसको ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल कहते हैं। तो ये सारी बातें हुई। अभी ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल में और भी हम लोग को आगे बात करनी है, लेकिन इस कक्षा को हम लोग यहीं पर विराम देंगे। इस अध्याय को आगे बढ़ाएंगे और वो सारी बातें करेंगे जो आप लोगों को पढ़ना है। लेकिन अगली कक्षा में इस कक्षा को देते हैं यहीं पर विराम। तब तक के लिए धन्यवाद।